वो हो जाएगा। हाँ, कितने पढ़ रहे हैं? ओके, बात नहीं करो। सैंपल पेपर 2। First question. It has been said, write pH when pH strip is dipped in each bottle, the color shown A and B will be respectively. तो ऑक्जेलिक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला बताओ पीयूष शर्वी। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है? बताइए। ऑक्जेलिक एसिड का क्या फार्मूला है? भाई आपको बताना तो पड़ेगा ना, आप 10th में आ गए हैं। सो दिस इज COOH और COOH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये टमाटर में जो पाया जाता है यही वो एसिड है। इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो इसका वही टेस्ट आएगा। ठीक है। सो ऑक्जेलिक एसिड दैट इज, ऐसा भी हो सकता है C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर देखो, दैट इज, इसका IUPAC नाम सृष्टि बताएंगे। करेक्ट। जैसा कि सृष्टि ने हम लोग को बताया कि इसमें मेन चेन ले लीजिए C और C, और ये भी COOH और ये भी क्या है COOH। तो 1 2 देखो, इथेन है, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। बताया इन्होंने अभी कि नहीं? जवान से क्या बताया? बोले इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। समझ में आ गई बात? अब ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, तो अगर हम पीएच पेपर डालेंगे, वैसे आपको क्या लगता है इसमें पीएच वैल्यू ऑक्जेलिक एसिड की क्या होती होगी सौम्या? 3 के करीब, 4 के करीब होती होगी। तो उतना खट्टा नहीं होता जितना नींबू होता है, दैट इज थोड़ा कम ही होता है। तो इसलिए अब देखिए, तो अब अगर हम इसमें डालेंगे पीएच स्ट्रिप, पीएच स्ट्रिप तो एक रेंज ऑफ कलर दिखाती है, वो तो सारे कलर दिखाती है। तो बताओ 4 के करीब इसका होगा पीएच वैल्यू 4, और दूसरा क्या है? दैट इज सोडियम। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता होगा? वो तो ठीक है, लेकिन इसका पीएच कितना होगा? बोलो। 10 के करीब होता होगा। मैग्नीशियम का 10.5 होता है। तो मतलब वैसा ही थोड़ा सा और ले लें, 11 ले लें। तो अब इनमें जो ऊपर वाला है, तो 4 में कैसा, रेड तो नहीं आएगा, ऑरेंज आ जाएगा। और इसमें कैसा आएगा? ब्लू दे रहा है बुक में। बुक में देख लेना कि क्या है इसका। लास्ट में तो पर्पल आएगा। ठीक है। सो अब देखिए, ऑरेंज एंड ब्लू, इसमें लिख लो ऑरेंज, और इसमें कैसा रहेगा? ये देखो, दिस इज पीएच सोल्यूशन इंडिकेटर। तो पीएच सोल्यूशन इंडिकेटर में अलग अलग कलर हैं। अगर हम देखेंगे तो पीएच की वैल्यू दी है इसमें 11 तक, तो हमारी वाली 4 है, 4 पे लगभग ऑरेंज आएगा। और अगर हम 10 के आसपास देखेंगे तो कैसा आ रहा है? ब्लू। तो आप लोग भी देख लें, वैसे ये एक तरीके का न्यूट्रल या हल्का ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। अगर पेपर में डिप करते हैं तो ये रेड येलो बन जाता है। पेपर हमने दिए ना, पीएच पेपर आपको, तो वही चीज है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर देख लें, पीछे भी दे दें। तो यहाँ पर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया? ए।
सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विद करेक्ट ऑप्शन। लेड नाइट्रेट अगर KI के साथ, ये देखो, अगर मान लीजिए इन दोनों के सोल्यूशन को, दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या हमने आपको रिएक्शन दिखाई है? और जैसे ही मिलाते हैं क्या येलो कलर आ जाता है अचानक? याद हो तो वीडियो में दिखाया कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? PbI2 और 2K। हाँ एकलव्य, इधर देखो, बताओ इसमें किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा और ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये बता नहीं रहे। अभिषेक आप बताओ। हाँ चलो बहुत अच्छा, आप बताओ। प्रेसिपिटेट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और PbI2 इधर ध्यान दीजिए, इसलिए आप नहीं बता पाए। दैट इज येलो प्रेसिपिटेट इसका बनेगा, इसको नीचे ऐसे दिखा दो और यहाँ सॉलिड लिखा दो और इसे एक्वियस। और इन दोनों में क्या लिखें? और ये रिएक्शन कैसी हो गई? डबल डिस्प्लेस। कहाँ बोलिए सर, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए तो सिर्फ एटम्स चेंज होता है ना, आयंस नहीं। द आयंस आर म्यूचुअली एक्सचेंज एंड द सॉल्ट फॉर्म of heavier ions it settle down at bottom, these are insoluble hence settle down at bottom। जैसे कि Ag का बन जाए तो AgI, PbI, ये बहुत भारी भारी इनलेट भी हमने आपको दिखाया कि कितना भारी होता है। तो that is the ions of two salts are mutually exchanged in water medium and one of the salt formed इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जरूरी नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा प्रेसिपिटेट बने, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऐसे केसेस होंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी। बात समझ आ गई? और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि वन ऑफ द साल्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल हेंस इट सेटल डाउन एट बॉटम और इट फ्लोट्स एट टॉप। सच रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए ना आपने, एक 4 पे देखो, एक 10 पे देखो। अब आगे देखिए, तो दिस इज PbI2, A is the correct option। थर्ड देखें, the given reaction, इसमें मरकरी ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? और ये किस चैप्टर की रिएक्शन है पियानी? मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला बताओ और ये भी बताओ कि ये किस चैप्टर की रिएक्शन है और इसमें ये क्या किया जा रहा है ऐसा करके? HgO HgO है, मेटल एंड नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल की है। उसमें यहाँ क्या किया जा रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये तो पहले चैप्टर। ठीक है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये आप मरकरी की मेटलर्जी में भी कह सकते हैं क्योंकि HgO को अगर हीट करोगे तो Hg बन जाएगा। ठीक है, HgO जो और है उसका सुप्रिया नाम बताओ भाई, नाम तो हाँ सिनेबार भाई, सिनेबार है। HGS का, HgO का नहीं। आप तो इस तरीके से नाउ ये रिएक्शन में क्या लिख देंगे? क्योंकि बाय हीटिंग इफ वी डिकम्पोज तो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। 3 तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं प्रवीण, कौन कौन से? यस, इलेक्ट्रोलिटिक और दैट इज फोटो, जो भी होता है। ठीक है ना, एक होता है जो लाइट के द्वारा होता है, तो दैट इज फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ देखें, दैट इज CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें एकलव्य CuO का क्या हो रहा है? अगर मैं उसमें CuO है, पहले तो मुझे CuO का कलर बताओ और उसका नाम बताओ। ब्लैक होता है और उसका नाम क्या है? CO, कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 क्यूप्रिक ऑक्साइड उन्होंने बता दी, ये भी उन्होंने बताया। और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का भी फार्मूला बताओ। Cu2O ही बोलिए। अब इसमें CuO का क्या हो रहा है? एक लफ्ज रिडक्शन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। और फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्योंकि
उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लें CuO का ऑक्सीडेशन है, दैट इज इसमें क्या दिया गया है ABCD विच ऑफ द फॉलोइंग, एक कोई इसमें आंसर सही है तो C D है, B का ऑक्सीडेशन ये सही है, B लिखो। और Cu का रोमिल क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो रहा। नाउ फिफ्थ देखिए, फिफ्थ इज आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, strong force of attraction between opposite ठीक है, atoms. दैट इज A। Sixth, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? Marble, अगर हमने डाला limestone, बेकिंग सोडा, डाइल्यूट एसिड और लाइम, तो अब देखो मार्बल है और लाइम स्टोन है और बेकिंग सोडा, देख लो बेकिंग सोडा भी है, मार्बल है, देखो CaCO3, ठीक है, दैट लाइम है तो दैट इज CaO, ओके, ये हो गया लाइम, ये मार्बल भी है और इसका नाम है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। तो अगर इसमें HCl से कराएं रिएक्शन, इसमें HCl से कराएं, और एक है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा में भी दैट इज NaHCO3, जैसा कि सौम्या ने बताया नहीं, और इसमें HCl से करा दी, ये सभी एक्वियस हैं, सब में डाइल्यूट से करा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि किसमें CO2 निकलेगा, और एक और कौन सा है, दैट इज बेकिंग सोडा, लाइम हो गया, लाइम स्टोन, मार्बल, ये दोनों एक ही चीज है, लाइम स्टोन और मार्बल एक ही चीज हो गई। तो अब इसमें किसमें होगा, देखो HCl से कराएंगे तो CaCl2 बन जाएगा, ठीक है, और फिर क्या बनेगा CaCl2 और प्लस H2O प्लस CO2, ये तो निकलेगा। इसमें करो तो दैट इज CaCl2, इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि CaCl2 और प्लस यही वो रिएक्शन है, पकड़ में आ गई। और जो लाइम स्टोन है उसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर और चूना पत्थर एक है। और चूना पत्थर, फिर CaO को एकलव्य क्या कहते हैं, कैल्शियम क्विक क्विक लाइम या फिर एक्टिव लाइम, इसे तेज चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम, एक्टिव लाइम, एक्टिव लाइम, इसे तेज चूना भी कहते हैं क्योंकि हाथ में इसे लेने से हाथ काट देता है, या कलई चूना भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय कलई चूना, क्योंकि ये कलई करने के काम में आता है, कुताई। तो इसके दो नाम हैं, तेज चूना या फिर कलई चूना। अगर तुम 3 दिन के लिए सौम्या CaO को एटमॉस्फेयर में रख दो तो क्या हो जाएगा, CaO को 3 दिन के लिए एटमॉस्फेयर में, तो वो लाइम स्टोन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, इट विल एब्जॉर्ब द water from atmosphere and ultimately it will also react with carbon dioxide and forms limestone, जैसा कि सौम्या ने हम सब लोगों को बताया। तो हाइग्रोस्कोपिक है, अगर किसी भी बेल जार में से वाटर निकालना है तो तुम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हो, वो उसके अंदर के वाटर को हटा देगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, क्योंकि वाटर होता है ना ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और दिनों के लिए रख दें तो जैसे चूने की तुमने पुताई की, तो जब पुताई करोगे तब चमक आएगी कि 4 दिन बाद, क्यों आएगी, क्योंकि अब वो जो तुमने CaO की पुताई की वो CO2 से रिएक्ट करके अब वो संगमरमर बन गया है और तुम्हारा घर संगमरमर का हो गया है, CaCO3 हो गया है, नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा अभिषेक, देर लगा रहे हैं NaCl प्लस H2O प्लस, तो किसमें नहीं निकला, लाइम में, तो अब इसका आंसर लिखिए D, 6 का D।
7th देखो, A. which of the following are the correct isomer of butane? Correct structural isomer मतलब A में 1 and 3 लिखा है, तो ठीक है, 1 and 3 सही है, ठीक है, A ठीक है। अच्छा, इन दोनों के नाम भी बता दो एकलव्य। पहले का नाम क्या है, आप बता। अच्छा कोई बात नहीं, पियानी आप बताइए। और दूसरे का प्रबलीन, आयु कैसी बताओ जरा। हाँ सृष्टि, आयु पे 2-methyl butane, नहीं method propane, 2-methyl प्रोपेन, 2-methyl प्रोपेन है। और पहले वाले का आयुपेसी नाम क्या दिव्यांगी? एन नहीं लगेगा, सिर्फ ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2-methyl ब्यूटेन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा निक नेम बता दो सौम्या दोनों का। N-butane और isobutane। सही। तो इस तरीके से जो फर्स्ट और थर्ड हैं ये स्ट्रक्चरल, ये आइसोमर सही है। कुछ पूछना है तो बताओ, लिख लें। हाँ बिल्कुल सही। देख लो CH3 CH3 CH और ये CH, ये सही है। 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए। बात नहीं करो 1 2 3, तो 2 पर क्या है बताओ? 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल और ये एक लॉन्ग चेन हो गई, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके सही है। अगला देखो कि नेक्स्ट इज द डायग्राम गैस एक्सचेंज सिस्टम। तो इसमें डी लग रहा है, ब्रोंकस जेड है, ब्रोंकस। तो इन्होंने ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल को ब्रोंकस बोल दिया। जेड कहाँ लिखा सर है? बस ट्रैकिया W जो है वो और ब्रोंकियोल वाई और है। एक्स जो है वो ट्रैकिया है। हाँ, तो ये और कुछ तो लैरिंक्स, गलत, एक option। लैरिंक्स डब्ल्यू, हाँ ठीक है, और और ट्रैकिया ट्रैकिया एक्स, X। ठीक है, डी लिख लो। D। देखो ब्रोंकस एक वैसे जो एक है तो ब्रोंकस है, और पेयर में ब्रोंकाई, तो उसमें सिल- एक ही को पॉइंट आउट। रेडियस रेडाई, सिलेबस सिलेबाई। हाँ। समझ में आ गया? उसी तरीके से ब्रोंकस ब्रोंकाई, चूंकि उसने एक ब्रोंकस बोला है, एक की मेन ब्रांच पकड़ी है, तो उसे ब्रोंकस कहा जाएगा। अगर दोनों पे एरो लगा देता तो क्या होता? ब्रोंकाई होता। तो इसलिए इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन 9th, which process is shown in the figure? ई ट्रांसपिरेशन Movement of water during during transpiration. So 9th का B. Okay. 10th, each gamete carries only one allele. This is proposed in which law? सुप्रिया रुक जाओ। ये किस लॉ में बताया गया है कि हर एक गेमीट में एक एलील होते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन segregation. Now, so traits are present in pair and each gamete carries only one allele. यही पहला है। तो 10th देखो, तो 10th में हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार बता दीजिए ना लॉ। मतलब जो उन्होंने ट्रेड्स को फैक्टर बोला था, सो दैट आर आवर करेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर व्हिच अकर इन पेयर एंड ईच गेमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है अल्टीमेटली, देखो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 11th
Which of the following statements about transmission of nerve impulse is incorrect? B. Nerve impulse कौन सा बता रहा है? B. D है. B. B क्या कह रहा है? At the dendritic and electrical impulse bring out release some chemicals which generate electrical impulse at axonal end of another neuron. तो होता क्या है कि जो नर्व एंडिंग है वहां से केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्स पे, वहां से दूसरा वाला डेंड्राइटिक एंड कैप्चर कर लेता है वहां. तो इसमें उल्टा बोल रहा है कि डेंड्राइटिक एंड रिलीजेस, डेंड्राइटिक एंड रिलीज थोड़ी ना करता है, वो तो रिसेप्टर है ना. तो इसलिए डी गलत है. फिर से देखिए, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये नर्व एंडिंग है, तो नर्व एंडिंग में क्या होगा, यहीं पर दूसरा डेंड्राइटिक एंड होगा. ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी में क्या होगा, इस तरीके से डेंड्राइटिक एंड होगा कि नहीं. तो ये देखो, तो इसमें से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले और यहाँ पर डेंड्राइटिक एंड ने रिसीव कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, ये न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, तो दिस इज नर्व एंडिंग, दिस इज डेंड्राइटिक एंड दिस इज सिनेप्टोनीमल गैप या सिनेप्स, एंड दिस इज न्यूरो ट्रांसमीटर. तो हम ये देख रहे हैं, ये बी पार्ट इसका गलत बताया गया है. द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, क्वेश्चन क्या? कब से कब तक फीमेल रिप्रोड्यूस करती है, मीनार्की टू मीनोपॉज. तो वो ऐसे कुछ भी लिखेगा, तो कहेगा कि खाने से पीने तक, सोने से जागने तक, ऐसे कुछ भी लिख देगा. तो तुम्हें कहना है कि सही क्या है, नहीं. तो मीनार्की टू मेनोपॉज, दैट इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू ऑफसेट ऑफ ओव्यूलेशन. दैट इज क्वेश्चन नंबर, इसका बी हो गया. हाँ? कोई भी कर देना, एक ही चीज कोई नहीं देना. 13 देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बात ना करें. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. रेजिस्टिविटी शेप पे या थिकनेस या लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है, ये सब रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. रेजिस्टिविटी का फार्मूला बताओ यशिका. रुक जाओ, 2 दिन बाद आई हैं. हाँ, आप बताइए रो का फार्मूला. अपनी देखो, इन्होंने सही है बिल्कुल. देख लो, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. तो इन्होंने बताया कि नहीं, आर ए एल. ऊपर नीचे जरूर किया, लेकिन तीनों चीज थी. उतना तो चलता है ना. यूजे में लोग और चैंपियन चलता है. चलिए, वैसे R इज इक्वल्स टू रोले ये राल. अब जरा देखें, तो 14th देखिए, तो एक ना कि रेजिस्टिविटी किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सही है. अच्छा ये बताइए, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है. एरिया, हाँ, टेम्परेचर हाँ. और यस बताओ. एरिया क्रॉस सेक्शनल लेंथ और नेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल क्योंकि रो आ रहा है, और टेम्परेचर. 4 चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है ना.
वोल्टेज और मतलब करंट किस चीज पे डिपेंड करती है किसी चीज में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वैसे और भी फैक्टर्स हैं, अगर उनको चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। चलिए हाँ सृष्टि तुम ही बताओगी। ये बताओ कि अगर किसी मटेरियल का वोल्टेज डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा? रुक जाओ, वोल्टेज डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा कि हाफ? रुक जाओ, उनको बताने दो ना। एक सर्किट है उसमें मैंने वोल्टेज सेम, क्योंकि वो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने किसी वायर का एरिया डबल कर दिया तो यानी उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या अंतर पड़ेगा? बहुत अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि ये भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी बताया कि नहीं? तो कहते हैं इस पे नहीं अंतर पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, जैसा इन्होंने अभी बताया कि R क्या होता है बताइए? L/A। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, इट चेंज इन लेंथ, एरिया, इन सब चीजों पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि ऐसी बात है तो तुम ये बता दो कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है और सिल्वर की क्या है? मुस्कुराने से क्या चलेगा? सिल्वर से इतना पता है मुझे। हाँ। कॉपर की 0. आप बताओ। 1.3 हाँ। 1.62 into 10 to the power 28. 28 तो नहीं होती, सही बताओगे तो चल जाएगी। Answer. -8 -8. और यूनिट कौन बताएगा? ओम मीटर। फिर सिल्वर की भी बताओ। 1.60 into 10 to the power -8. विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट? एकलव्य। कॉस्ट पे एल्यूमिनियम। विच इज, ये देखो कॉस्ट की बात की जाएगी, वेट की कहेंगे तो एल्यूमिनियम, और कॉस्ट पे कॉपर। और विच इज द बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर, और कॉस्ट पे और वेट मैंने कॉस्ट नहीं सुना था। सही है। तो 3 बेस्ट कंडक्टर हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ये चीज दिखाई गई है, वैसे हमने आपको पढ़ा दिया है, ये फैराडे लॉ है। मान लीजिए एक में मैं की को ऑन ऑफ करूंगा तो उसके बगल में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या कुछ डिफ्लेक्शन होगा? क्यों डिफ्लेक्शन होगा? क्योंकि उससे जो पहले में ऑन ऑफ करने पर वो सोलिनॉइड बन जाएगा, और सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें फ्लक्स जनरेट होने लगेंगे और वो फ्लक्स दूसरी कॉइल से एसोसिएट हो जाएंगे। तो अगर उसके फ्लक्स बढ़ेंगे तो वो विरोध करेगा, और अगर घटेंगे तो भी विरोध करेगा। तो इन बोथ द केसेस ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट, और उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। उसे क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। एंड सच फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, और उसमें बहने वाली विद्युत धारा को कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें अगर हमने की को ऑन ऑफ किया तो ही ऐसा होगा, ये नहीं कि ऑन करके छोड़ दिया, चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसे टैप करना पड़ेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, तो अब जरा इसी के बेसिस पर कुछ आंसर दे दिए जाएं। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर रिमेन्स 0 थ्रू आउट। क्या ऐसा रहेगा? नहीं। देयर इज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इट डाइज आउट शॉर्टली व्हेन द की इज रिमूव्ड। थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगी। इट इज ट्रांजिएंट फेज, जरा देर के लिए रहेगी। अच्छा, देयर आर मोमेंटरली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाइज आउट शॉर्टली, डिफ्लेक्शंस आर इन सेम डायरेक्शन। तो इसमें चीजें हैं तो वो अपोजिट हो जाएंगी, निकालने और डालने में एक बार इधर जाएगी एक बार उधर, क्योंकि कभी वो साउथ भी बनेगा और कभी नॉर्थ भी बनेगा। तो अब इसमें क्या चीज होगी? बी ठीक है, बी सही है कि मतलब थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन होगा, और लेकिन जैसे ही की निकाली तो थोड़ी देर बाद वो फिर से 0 हो जाएगी। There are momentarily that dies or shortly the deflection। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। Initially the key is not inserted, then the key is inserted and removed। D सही है।
क्योंकि एक बार इंसर्ट भी की जा रही है कि और फिर उसके बाद क्या की जा रही है, तो दोनों तरफ तुम्हें डिफ्लेक्शन मिलेंगे। अगर सिंपली की इंसर्ट की जाती है, रिमूव की जाती, तब तुम एक तरफ ही डिफ्लेक्शन पाते। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी आगे की क्लास में विस्तार से बताया जाएगा। दैट इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन। इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? ए, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल एंड सो ऑन, तो दैट इज ए। ए बी सी डी ए 1 ए हो जाएगा। 16 Which of the following factors affect the strength of force experienced by current carrying conductor? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो बताओ बी किस पे डिपेंड करता है? देखो which are the strength of force F FBIL सारे that is B One of the I और लेंथ ऑफ कंडक्टर सही है BIL है ना? That is in a uniform magnetic field all of it। 16 का हो जाएगा D। फोर्स तो उसी पे डिपेंड करता है नहीं। और ए का NIA वो किसके लिए होता है? सर्कुलर पाथ के लिए। और म्यू NI सॉलिनॉइड के 3 फार्मूले हैं कि नहीं? COFT को थोड़ी डिस्प्लेस एक है बिल, एक मुन्ना और एक निया। NIA हाँ मुन्नी है, म्यू NI है ना? सॉलिनॉइड वाले। अब जरा देखें 17 क्वेश्चन। व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा? ऐसा हमने करके भी दिखाया है, अभी कल परसों यहाँ रखा भी था, 8 के बच्चों को दिखा बट रीजन इज फॉल्स, गलत तो D है। द आयरन नेल ब्राउनिश हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या कर दिया? अच्छा सॉरी C द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, क्या ये सही है? C है ना? देखो ए तो सही है, सी सही है। 18th करो, रिएक्शन ठीक है। 18th देखिए, सो दैट इज क्रोमोसोम्स आर नोन एज हेरिडिटरी व्हीकल्स, क्योंकि हेरिडिटी में ये काम आते हैं क्रोमोसोम्स एक से दूसरे में। व्हीकल लिख दिया कोई बात नहीं। द क्रोमोसोम्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। दोनों सही है। मतलब क्रोमोसोम में वही रेप्लिकेट होते हैं, और मॉर्फोलॉजी का मतलब उसका क्या स्वरूप है, एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, सो और कैसे उसका बिहेवियर है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, जैसे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, कितने पेटल हैं, कितने सेपल हैं, कितने उसमें जो भी है स्टेमन है, ये सब मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो ना तो वो मॉर्फोलॉजी। और फिजियोलॉजी यानी मनोविज्ञान, चलना फिरना, देखना, उसका बिहेवियर, तो ये किस पे डिपेंड करती है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो अब इसका कौन सा आंसर सही है साक्षी? ठीक है, ए लिख लो। 19 का मुझे B थी। 19th देखो, 19 का C है। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये बात तो सही है, यानी अगर हम C6H12O6 को एनारोबिकली यानी ईस्ट के साथ इसका करें तो क्या मिलेगा? 2C2H5OH और प्लस क्या CO2 भी मिलेगा, क्यों? 2CO2 मिल जाएगा, बाकी और चीजें भी देख लें, बट यही चीज मिलेगी। साथ में 2 ATP ऑफ एनर्जी। नीचे वाला गलत हो गया। देख लीजिए, गलत ही तो है, ऑक्सीजन में थोड़ा सा ओके सुन लें, एनारोबिक है, ठीक है, दैट इज एयर में नहीं है, एनारोबिक अनाक्सीकृत श्वसन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स ऐसा तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो सिर्फ एरोबिक ही होता है, तो ये गलत है। तो ये तो ईस्ट का होता है, ठीक है, ईस्ट कहीं पर भी कर सकता है और वाटर में भी कर सकता है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो क्या चीज होती है? सुन लो, बहुत अच्छी बात पूछी है, सब लोग सुने। ये यहाँ पर एक प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड क्या कहलाएगा?
और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज इलेक्ट्रिक, वो हो गया हाउस है ना, पावर हाउस। और ये है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में खाना बनेगा। यहाँ पे किचन है, तो प्लास्टिक में CO2 ट्रैप हो जाएगी, सनलाइट ट्रैप हो जाएगी, और वाटर के साथ यहाँ क्या बनेगा, C6H12। अच्छा, ये इसके पास भेजा जाएगा, उसी में बन जाएगा। प्लास्टिड में ही जो ग्रीन प्लांट्स है ना, उसमें प्लास्टिड सेल के अंदर ही है। बनने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इधर ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ देगा, CO2 में और H2 में तोड़ देगा। तो बताओ ये जो प्लास्टिक से क्या इसमें रोटियों जैसा स्ट्रोमा होता है, उसी पे ये काम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। तो इसका क्या नाम है, क्रिस्टे हैज ए सरफेस। तो क्रिस्टे पर एक ऐसी सरफेस होगी जहां पर ये तोड़ा जाएगा। क्या कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि यहीं पे ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, तो इसके टूटने पर CO2 और ये सब बाहर निकल जाएगा। और जो 38 ATP एनर्जी बनेगी सौम्या, उसका क्या होगा, बॉडी में 38 ATP एक ग्लूकोज के तोड़ने में कितनी एनर्जी बनाएगा, सेव हो जाएगी। ये बोल देगा कुछ, ये सबको दे देगा, जो भी चीजें हैं प्लास्टिड्स को दे देगा, और एडिनो इसमें साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी ऑपरेटर्स को, या जितने भी हैं सेंट्रियोल्स को, सबको बांट देगा कि ले जाओ अपना काम करो, सेल को अच्छे से चलाओ। तो इसीलिए तो इसको पावर हाउस कहते हैं। तो जब वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जरा इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर देखो, ये एडिनोसिन है और एक फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है, और एक फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है, और एक फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है। तो ये जब लोग यूज कर लेंगे तो एक फॉस्फेट तोड़ देंगे और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना के फिर इसको दे देंगे, कहेंगे लो तुमने जो फोन रिचार्ज करके दिया था वो हमने यूज कर लिया है, अब इसे फिर से रिचार्ज करो। उसने कहा हाँ हुजूर मैं फिर से करता हूँ, तो फिर करके फिर देगा, उसका यही काम है। सो ये ऑलवेज रिचार्ज करता रहेगा। सो इट इज सप्लाइज द एनर्जी टू वेरियस ऑर्गेनल्स फॉर कंटिन्यूइंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आगे देखो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। तुम अब क्वेश्चन पूछो, क्या पूछोगे। सर ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ना। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो अगर उसको तुम एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो रिक्वायर होगी, और एनएरोबिक दो हैं, एक तो लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, वो हमारी बॉडी में होता है, और दूसरा पाथवे एनएरोबिक के दो पाथवे हैं। एक तो हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो साइड वाइज एनर्जी जनरेट होती है, और दूसरा है ईस्ट। नीचे वाला स्टेटमेंट अगर दिस इज ड्यू टू हटा दे तो उसके पीछे वाला तो करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी ऊपर वाले के सपोर्ट में बोलो, ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल गलत है। उसके हम असर्शन के रिस्पेक्ट में देखें तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, है ना। असर्शन के बारे में वो कुछ बता ही नहीं रहा। अगर नीचे पूरी लाइन लिखता कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज ड्यू टू, आधी तो लाइन लिख रहा है, तो वो गड़बड़ नहीं मानी जाएगी। अगर एक सही पूरा इंडिपेंडेंट लिख देता तब तो मान लेते भाई ये करेक्ट बोल रहा। दिस इज ड्यू टू का क्या मतलब, तुम ऊपर वाले के लिए बोल रहे हो। ईस्ट सिर्फ एनारोबिक करेगा, इसीलिए तो अंगूर की शराब उसको सड़ा के अल्कोहल बनाया जाता है, उसमें ईस्ट की जरूरत है। क्रैब साइकिल ना कि कर्व साइकिल, क्रैब साइकिल देखिए इसी में आता है आगे की क्लासेस के लिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ, तुमको थोड़ा बता देता हूँ। चलो क्रैब साइकिल, which is chain of reaction occurring in mitochondria through almost all living cells produce energy। ये चेन ऑफ रिएक्शंस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और जिससे CO2 और H2O बनता है। इसके अंदर का पूरी रिएक्शन एक साइकिल है, यानी जैसे ग्लूकोज से पाइरुवेट बना या पाइरुविक एसिड, वो तो बाहर बन गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता है, लेकिन जो पाइरुवेट अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर CO2 और ये बनाएगा कि नहीं, जो हम लोगों ने पढ़ा कि फिर से बता दें, पता है
तो पहले ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 में बदलता है, जिसको कि पियानी ने बताया, उसी को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया टू कन्वर्ट पाइरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात समझ में आ गई? नाउ व्हाट इज क्रेब्स साइकिल अभिषेक? breaking of coal into आप बोलो सौम्या, क्या है कोई क्वेश्चन? व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? इन्होंने सुनना कम कर दिया, पहले ध्यान से सुना। हाँ बोलो। Breaking of pyruvate into H2 and CO2 in mitochondria. The series of chemical reaction taking place one after another, एक के बाद दूसरी होगी, दूसरी के बाद तीसरी होगी, in mitochondria to convert, ठीक है, pyruvic acid या pyruvate into carbon dioxide and water. Due to these reactions, ये एनर्जी इज जनरेटेड विच इज यूज्ड बाय ऑल। फिर से बताओ सौम्या। Series of chemical reaction which takes place in mitochondria, which is breaking down of two pyruvate हाँ हाँ into water and CO2. एक और लाइन बोलो। It's called Krebs cycle. It generates It generates energy which is used for by all cell organelles for their life processes, ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसके लिए आप लोग पियानी का धन्यवाद दें। आगे की बात देखो। चलें, नेक्स्ट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर हम एक वायर रख दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या सुप्रिया उसमें कुछ फोर्स लगेगा? अच्छा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू interaction between magnetic field produced by current carrying conductor and external magnetic field। भाई बाहर भी एक फील्ड है और तुमने एक वायर रख दिया है, इसमें ये वायर है, ये रॉड समझो, रॉड में से बांध दिया, और ऊपर भी यहाँ पर इसको ये चीज है, और यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ कहीं लगा दें, तो आपने एक एक्सटर्नल फील्ड रखी, दैट इज नॉर्थ साउथ। तो ये फील्ड नीचे की ओर आ रही है और करंट भी कहीं आ रही, मान लीजिए ऊपर की ओर आ रही, तो उस पर फील्ड लगेगी। तो क्या दिव्यांगी आप मुझे फार्मूला बता सकती हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसका क्या फार्मूला है? भाई आप तो कह देंगे हम तो बहुत दिन बाद आते हैं सर, इतना हम कहाँ जान पाएंगे। हाँ, F इज इक्वल्स टू DIL। क्या आप साक्षी और इसे इलैबोरेट करेंगी? Sin theta. बहुत अच्छा। ये साइन थीटा किसके किसके बीच एंगल है? Current चलो, अब देखिए, सो नाउ दिव्यांगी B सिंबलाइजेस फॉर व्हाट? रुक जाओ, बताएं। बाबा की बेबी कुछ तो भी है ना भाई? हाँ बोलो। हाँ मतलब एक स्तर में पता चल जाए तो फिर वहां से पढ़ाना शुरू करें। तो दैट इज ओके 21 प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated. The force acting on a current carrying conductor magnetic field is due to interaction between, ये बात सही है, and external magnetic field, ये बात सही है। तो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी भी फील्ड है और इसकी भी फील्ड है, फील्ड फील्ड इंटरेक्शन करेंगे तो फोर्स तो लगेगा ही। तो ए होना चाहिए। अब प्रत्यूष के बारे में सोचिए, उसने सल्फर पाउडर स्पैटुला पे ले लिया, एक छोटी सी चमची पे, और उसको गर्म किया। तो अगर उसको गर्म करेंगे तो अंशिका क्या चीज होगी बताओ? मान लीजिए आप सल्फर पाउडर है, येलो कलर का पाउडर होता है ना सल्फर, रखा भी हुआ, ये देखो येलो है, इसी तरीके का वहां रखा है हमारे पास।
सल्फर पाउडर, ठीक है। तो हमने सल्फर पाउडर ले लिया। ये प्याज में, लहसुन में पाया जाता है और देहरादून में एक शहस्त धारा है, इसको गंधक भी कहते हैं, अम्लासर गंधक। तो ये क्या होगा, स्किन के सारे रोग दूर करता है, दैट इज सल्फर, ठीक है। जैसे सल्फर, इसी को पाउडर कर लो। तो इसका SA मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, SA। और अगर मैं इसको गर्म करूं तो इसमें क्या होगा बताइए, SO2 गैस निकलेगी। अगर हम उसे इनहेल कर ले प्रियांशु तो क्या होगा, बोलो। जी पड़ जाएगा। ये सही कह रहे हैं कि वी विल, हमारे जो SO2 H2SO3 बन जाएगी और हम एसिड है वो माइल्ड एसिड है, और H2SO4 बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हम वही चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे, जैसा कि प्रियांशु ने हम लोगों को बताया। अब जरा देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अगर ध्यान दे लो पहले भाई, ये देखो, दिस इज सल्फर। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, फिर से ध्यान दीजिए। और SO2 अगर ऑक्सीजन के साथ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड में रिएक्ट करे तब क्या बनेगा, SO4। बहुत अच्छा। तुम्हें कैसे मालूम ये कांटेक्ट प्रोसेस है, इन्होंने बताया ना, देख लो कितने, दीज आर द कंटेनर्स। कैसे ये लोग जानते हैं ये, जबकि थोड़ा इन लोगों को बताना चाहिए था। ये कांटेक्ट प्रोसेस है, इस पे नोबेल प्राइज मिला है। और डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्सीजन में यदि और ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, फिर पानी मिला के इसे सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया जाता है। और जो देश सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे बड़ा उत्पादक है वही विश्व में नंबर 1 है, ऐसा अमेरिका। सर इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये कांटेक्ट प्रोसेस। तो यानी अगर आप लोग इसे नहीं बना सकते स्पैटुला पे गरम करके, आप सोचो कि हम गरम करेंगे तो साक्षी क्या बनेगा बताओ, सल्फर को स्पैटुला पे गरम करोगे क्या बनेगा, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर उसके ऊपर ड्राई लिटमस पेपर ले आओ ब्लू तो क्या होगा, क्योंकि अब इसमें H2SO3 तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप वेट लिटमस पेपर ले आए तो उसमें वाटर है, रेड बन जाएगा। वाटर में क्या होगा, H2SO3, जैसा कि हमको पीयूष बता रहे हैं, नहीं H2SO3 बताया, क्योंकि H2 यहाँ से और SO3 है, तो जो भी वाटर है तो वाटर उस लिटमस पेपर पर है। लिटमस पेपर तो आपने देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। तो लिटमस पेपर में अब ये टूट भी जाएगा, तो वाटर में टूट जाएगा, ये किस किस आयन में टूटेगा बताओ, दैट इज 2H+, और साथ में SO3 2-। नाउ पीयूष इसका नाम बताओ, H2SO3 का ये बता, तो पहले तुम्हें बताना चाहिए, वो बता दी सल्फ्यूरस एसिड, हर चीज उनको पता है। बात समझ में आ गई, सल्फ्यूरस, ठीक है। तो अब आपके पास सारे रिएक्शन है, सारे जवाब है, अब एक एक करके आप देते जाइए जो क्वेश्चन पूछा गया। पढ़ो, ड्राई लिटमस पेपर को लाओगे तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे रिलीज ऑफ आयंस नहीं कि H2O के साथ तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा। मॉइस्ट लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि SO2 जब उसमें वाटर है और H2O जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को पानी में, बिकॉज इट विल रिलीज H+ आयन एंड कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये सभी लिख लोगे आप। चलिए अगला देखिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है हिंदी में, लेकिन पूरी चीज क्लियर की है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो हिंदुस्तानी हो। अब देखो, आफ्टर ऑल write some uses of metal which are based on the properties of malleability and ductility। तो ऐसी प्रॉपर्टीज बताओ जो malleability और ductility पर बेस्ड हो।
ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। देखो कॉपर डक्टाइल है, सो इट कैन बी ड्रॉन, Into wires. कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसी तरीके से जैसे गोल्ड है, ऑरम, प्लेटिनम, सिल्वर आर ये डक्टाइल एंड मैलिएबल। तो डक्टिलिटी बहुत सारे सिल्वर वायर भी बनते हैं, और ऑर्नामेंट भी तो वायर की जरूरत पड़ती है। मैलिएबल, सो ज्वेलरी यूज्ड फॉर मेकिंग और कोई है क्या? एल्यूमिनियम को इसी के साथ देख लो। नेक्स्ट देखें, सिल्वर फॉइल। सिल्वर, हाँ लिखो ये सिल्वर फॉइल। एयर इज मैलिएबल। देखो मैलिएबल का मतलब है व्हेन हैमर्ड दे कैन बी drawn into sheets। आघात वर्धनीयता, आघात करने पर ये बढ़ जाते हैं। That's why these are known as malleable. So AL is malleable, so used for making foil। Aluminium foil आता है, which is used for packing food items। और बोलो, Silver balls are used for decorating sweets. ऐसा भी है। सिल्वर, हाँ यहाँ पे है, तो सिल्वर फॉइल से लिख देना, इसी में लिख देना। रियल सिल्वर होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन टू द गार्ड सेल एंड स्टोमेटल पोर व्हेन वाटर फ्लोज टू गार्ड सेल। तो दैट इज 20 सेकेंड। ये देखिए, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में भी प्लास्टिक्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बात मालूम है। और ये इसके बीच में स्टोमेटा पोर है, स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटा है, स्टोमा भी बोल सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए इसमें वाटर जाएगा, तो बताओ सौम्या, ये ओपन हो जाएगा कि गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्योंकि तुम ये बताओ, वाटर की प्रेजेंस में जैसे इसमें वाटर गया तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस ज्यादा होगी, तो पानी अंदर जाएगा तो इसमें टर्जिडिटी आ जाएगी। टर्जिडिटी से क्या हो जाएगा? क्योंकि अच्छा बताओ, तुमसे ये क्यों कहा जाता है कि जब धूप हो जब सुबह सुबह की तभी पानी डालो, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि तब स्टोमेटल पोर्स खुल। ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपने सुना, इन्होंने कहा गर्मी में छोला भुगाओगे तो वो टाइट हो जाएगा, फ्रिज में रख के भिगाओगे तो क्या टाइट होगा? इन्होंने कहा ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एट हायर रेट इन टेम्परेचर ओनली। सो व्हेन वाटर, व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर, क्योंकि सुबह हाई टेम्परेचर तुमने पानी भी दे दिया तो फूल क्या हो जाएंगे? ब्लूम, ऑस्मोसिस हो गई। और जैसे ही रात हुई ऑस्मोसिस क्या हो गई? कम हो गई, पानी निकल गया, ड्रूप, ब्लूम, जितना ड्रूप। टेम्परेचर उतना ज्यादा ऑस्मोसिस। हैं? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही ऑस्मोसिस बढ़ेगी। तो इस हैं? टेम्परेचर से क्या टेम्परेचर क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इट इज ओनली ए काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मोर, इफ हायर इज द टेम्परेचर, देन द water will enter, transfer from one side to other through semi permeable membrane in higher proportion। तो इस तरीके से टाइट होता जाएगा और ओपन हो जाएगा। और फिर जब ओपन हो जाएगा तो फिर क्यों ओपन होगा ये भी बता दो जरा। ठीक है, आपने बता दिया ओपन हो जाएगा। टर्जिट तो हो जाएगा, ओपन होने का क्या मतलब है? हो जाता है टर्जिट। स्टोमेटल पोर क्यों ओपन हुआ बताओ? सो दैट द एक्सेस वाटर इज नाउ वेपराइज्ड। इतना समझ लो कि अगर तुमने 1 लीटर पानी यानी 1000 ml पानी इसमें है तो 2% ही पानी खाना बनाने के लिए यूज होगा, 90% ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसे कूल करेगा और पेड़ों की छाया लोगों को ठंडी मिलेगी। पूरी बात समझ में आई? सो जितना पानी तुम देते हो उसका कितना परसेंट खाना बनाने में यूज होगा? ओनली 2%। एंड 98% इज जो है वो ट्रांसपायर्ड। बोलो बात समझ में आ गई?
तो अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू हैपन टू गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लोज टू गार्ड सेल। तो लिखिए दैट गार्ड सेल बिकम टर्जर, कैसा हो जाएगा, पानी बढ़ता चला जाएगा, टाइट हो जाएंगे। becomes टर्जर ड्यू टू हीमोलिसिस। पानी अगर सेल के अंदर जाए और उसको क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। समझ में आ गया कि नहीं? तो बाहर से अंदर जाने को क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। और एक होता है प्लाज्मोलिसिस। तो वो तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और वो मतलब वो सोल्यूशन है। तो ये है टर्जर हो जाएगा। अगर न लिखना चाहे तो मत लिखो। हमने बता दिया कि अगर सोल्यूशन है, जैसे ये देखो कि मान लीजिए एक ये रेजिन रखा हुआ है, ठीक है, रेजिन में अब देखिए वाटर का कंसंट्रेशन अंदर कम, एक मिनट अभी बता रहा हूं। तो व्हाट इज हीमोलिसिस अभी बता दे रहे हैं, प्लाज्मोलिसिस बता दे रहे हैं। सो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। प्लाज्मोलिसिस जब कॉन्ट्रैक्शन है वही प्लाज्मोलिसिस है, ठीक है। और फूलने को क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। तो जैसे मैंने लिखा है ड्यू टू हीमोलिसिस। हीमोलिसिस। अब देखो बाहर पानी ज्यादा होगा और उस वजह से ये हो जाएगा। तो बाहर अगर पानी ज्यादा होगा तो उसको कहते हैं इट इज हाइपरटोनिक। समझ में आया? तो व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बोलो, आप पूछिए। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जैसे सेल श्रिंक और फुल तो उससे भी कुछ प्रोसेस का नाम होता है हाइपो और हाइपर। सेल अगर क्या हो जाए, फुल जाता है तो वो हाइपो से आता है। हाँ, तो अब ये क्या है कि मान लीजिए इसमें वाटर की कंसंट्रेशन मोर है, बाहर क्या है, वाटर मोर, तो वाटर इसके अंदर चला जाएगा और इसको क्या कहेंगे, हीमोलिसिस। तो ये स्वेल हो जाएगा। इसी तरह से हमने पानी बाहर ज्यादा डाल दिया तो वो स्वेलिंग हो जाएगी और उसको क्या कहेंगे, इट इज नाउ नोन एज हीमोलिसिस। तो हीमोलिसिस की वजह से क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स ओपन एंड द एक्सेस वाटर इज ट्रांसपिरेटेड। इससे क्या होगा, नाउ स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। हाइपोटोनिक मतलब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन। यस, हाइपोटोनिक का मतलब है हैज ए लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट बाहर का में पानी ज्यादा है, हाइपो मतलब पानी ज्यादा, हाइपर मतलब अंदर ज्यादा, और हाइपर का मतलब चाशनी में रखा जाए, और हाइपो का मतलब पानी या हल्के पानी में रख दिया जाए, नमक हल्का सा रख। तो स्टोमेटल पोर ओपन होगा एंड एक्सेस वाटर गेट क्या हो जाएगा, ट्रांसपायर्ड, एंड एक्सेस वाटर इज ट्रांसपायर्ड। तो एक्सेस वाटर तुरंत होगा, पूरा दिन होता रहेगा धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, तो वो अगर ट्रांसपिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस विच हेल्प्स वाटर टू राइज अप एट हायर मीटर्स। तो ट्रांसपिरेशन में जब इवापोरेशन होगा तो पीछे वैक्यूम होगा, नहीं तो अगर ट्रांसपिरेशन ही रुक जाए तो पत्तियों तक पानी ही ना पहुंचे। तो ट्रांसपिरेशन होगा तो ही वाटर वहां पहुंचेगा, और उसी पानी को जो आपके पास प्लास्टिड है, तो इसमें प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड है, प्लास्टिड कई तरीके के होते हैं।
कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं और कुछ ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये बात बता दें नहीं, जो कलरफुल हैं, जो रंगीन प्लास्टिड हैं, वो क्रोमोप्लास्ट हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के 3 एग्जांपल बताओ। मैं आप ही बता दो। रेड ब्राउन और बोलते क्या? क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, फाइयोप्लास्ट और एक और होता है ज़ैंथोप्लास्ट। ज़ैंथोप्लास्ट। लेकिन तुमने उसका आंसर छीना है, वो पहले बताने वाली थी। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनका नाम बताओ। C4 प्लांट्स, ज़ीरोफाइट्स। हाँ? पूरे टाइम दिन में होगा, जब रात को ऑस्मोसिस कम हो जाएगी तो फिर पानी नहीं इसमें उगाएगा। चलो अभी, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल? रोमिल बोलो। सिर्फ केमिकल बोलने चलिए। यस बोलो। By chemical coordination. So that is chemical coordination. So ये हार्मोन्स की वजह से होता है। कैसे? तो प्लांट, ठीक है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये बी है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। किस वजह से होता है? ठीक है, आइदर बाय ट्रॉफिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट्स। अब देखो ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में 1-2 लाइन बता दें। बेसिक चीजें, इन दोनों की डेफिनेशन आपको बता दें। देखिए, प्लांट्स जो है स्टिमुले की रिस्पॉन्स में ग्रोथ करता है, और इलास्टिक मूवमेंट का ऐसा नहीं। a movement which is whose direction is determined by direction of stimuli। देखो जो मैंने ये कहा। भाई तुम कुछ भी बोलो। अब हम अभिषेक से पूछेंगे, ये बताओ कि ट्रॉफिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है कि नेस्टिक? लो, है ना, हंस रहे थे तभी गुड़ ओवर कर दिया। आगे बैठो, आके बैठो। वहां तुम्हारे बगल में इतने सीरियसली लोग पढ़ रहे, तुम्हारे ही हंसने की क्या जरूरत है? हाउ सीरियस दे आर। बोल रहे हो ट्रॉफिक। आप बताइए सृष्टि, कौन सा डायरेक्शनल है? ट्रॉफिक डायरेक्शन है, नेस्टिक लाइक उससे स्टिमुली का कोई स्टिमुली से नहीं मतलब डायरेक्शनल तो है ना डायरेक्शन, तो वही पूछा था। वो हंस रहे थे, इतना सरल पूछ लिया, ये हंस रहे हैं। अब बताना है। 68 मार्क्स लाए हैं, ये हालत है। और इनको कुलगुरु कहा जाता है। हंसने से क्या होगा जब तुम चीजें ही नहीं है तुम्हारे उसमें। तो बोथ द मूवमेंट्स। अब मुझे बताइए पीयूष, व्हाट इज ट्रॉफिक मूवमेंट जो अभी हमने बताया? Tropic movement is a movement which is in unidirectional movement and यूनिडायरेक्शन या जाइलम फ्लोइंग कुछ नहीं होता। डायरेक्शन which is in the direction of stimuli। हाँ, whose direction is determined by direction of stimuli। Is it a growth movement or not growth movement? ये growth movement है, नेस्टिक movement। A growth movement which does not depend। ये बताती नहीं, तुम तो बताओ। ये करेक्ट बतानी कि ग्रोथ भी हो सकता है, नॉन ग्रोथ भी। अब ये सारी बातें एक साथ रोमिल रिकंसाइल करेंगे जो आप लोगों ने बोला। हाँ, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताओ, बोलो, डिफाइन करो। तो बोले वाले कैसे पता बोले हैं? आप बोलिए। The tropic movement is a growth movement which is determined by the direction of stimulus. Whose direction of movement is determined by Direction of stimulus.
अच्छा, अब मुझे बताइए नेस्टिक मोमेंट। It can be growth or not growth movement, and it is not does not dependent on the direction of stimulus. Its direction of movement does not depend on direction of बहुत अच्छा। Trigonolastic movement जो है वो growth movement है ना? सभी है ट्रॉपिक में, सभी ग्रोथ मोमेंट। Tropic nastic नेस्टिक में अगर कोई भी चीज है, फ्लावर की ब्लूमिंग भी ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है, ब्लूमिंग और ड्रूपिंग जैमून वो सभी हमने बताया था कि नहीं। नेस्टिक में ग्रोथ मूवमेंट है, ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर, ये पढ़ो। Thigmolastic हो सकता है वो जो थिग्मोनेस्टिक वो नहीं होता है, वो चीज थिग्मोट्रोपिज्म बता रहे हैं। ये देखो ये क्या लिखा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर ठीक है। हर फ्लावर की ब्लूमिंग, अभी रोमिन ने क्या बताया तुमको, चीजें ध्यान से सुना करो, अगला बता रहा है। चलो थिग्मोट्रोपिज्म आगे देखिए, आपस में बात ना करें। सो अभी हम लोग लिखेंगे व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। शिरवी आप बताएंगे व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। Sir, movement which is a growth movement and it is only in the direction of stimulus. यस, इट इज ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। और ये इट इज ग्रोथ मूवमेंट and its direction of movement, direction of movement depends on direction of स्टिमुलस ही लिख दो, क्योंकि अभी हम एक की बात करें, एक स्टिमुलस है वन बाय वन। अब दिव्यांगी आप मुझे बताइए नेस्टिक मूवमेंट। it can be a growth movement or non-growth movement. Its direction does not depends upon the direction of stimuli. आपने जैसा बताया इट में भी ग्रोथ एंड नॉट ग्रोथ मूवमेंट। अगर मैं मिमोसा प्यूडिका प्लांट को टच करता हूं और ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है, तो क्या ये ग्रोथ मूवमेंट होगा या नॉन ग्रोथ मूवमेंट होगा? ठीक है। ये जो ब्लूमिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर है, ये ट्रॉपिज्म है कि नेस्टिज्म है? नेस्टिज्म। सो इट मे बी, तो लेकिन क्या ब्लूमिंग सिर्फ सन की ओर ही ब्लूम करता है कि पूरा पौधा खिल जाता है? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्टिमुली पे डिपेंड कर रहा है, वो तो हर तरफ खिल रहा है, ड्रूप भी अंदर की ओर ही हो रहा है। तो इट मे बी, इसी को रिपीट करो रोमिन, कहीं ना कहीं तो कुछ जवाबदारी होगी, थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना, बैठ के तो नहीं चले जाओगे। बोलो अभिषेक। It may be growth or non-growth movement. Its direction does मे not बी depend- ग्रोथ और does not depend on direction of stimulus. नॉन ग्रोथ मूवमेंट। इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डज नॉट डिपेंड। रुक जाओ, यशिका आगे का सेंटेंस पूरा करो। सही है। और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली इतना ही रखिए। सर वो एक उसके नीचे के नीचे वाला बता दो। Just वैसे करना। बोलो सर ये वाला टाइप क्या चाहिए?